अक्सर हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी या मामूली बातें भूल जाते हैं। कहीं बाहर जल्दी जाना हो तो कार की चाबी कहाँ रखी है ये ध्यान नहीं आता। कुछ दिनों के बाद किसी व्यक्ति से मिलें, उससे पूरी बात हो जाती है, लेकिन बाद में भी ये याद नहीं आता कि इसका नाम क्या था। या फिर कभी कभी चश्मा लगा होता है सिर पर और हम उसे ढूंढ रहे होते हैं दफ्तर में या पूरे घर में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि हाँ, तो कब ये समझें कि भूलना एक चिंता की बात हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें छोटी बड़ी बातें याद नहीं रहती, लेकिन कब भूलने की समस्या गंभीर है या कब किसी बीमारी का संकेत, ये समझना जरूरी है, क्योंकि यदि इसे सही समय पर न पहचाना जाए तो समस्या बढ़ सकती है और व्यक्ति की लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ और पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। आज हम विशेषज्ञों से टोटल हेल्थ में विस्तार से समझेंगे कि याददाश्त कमजोर होना, मेमोरी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं और इनके क्या कारण हैं, कौन सी वो स्थितियां हैं जिन पर इस तरह की समस्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई मेमोरी प्रॉब्लम आती है तो शुरुआती दौर में उसे यही लगता है कि छोटी सी बात है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उम्र के साथ अब तो याददाश्त कमजोर होने लगी है, तो अगर बातें भूल रहे हैं तो इसमें कुछ चिंताजनक नहीं है, यानी बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन कब इसे चिंता का विषय माना जाए, खतरे की घंटी माना जाए और कब एक विशेषज्ञ को दिखाएं, ये हम समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में क्या अंतर है, किस तरह से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और वो बातें जो महत्वपूर्ण है वो कहीं ऐसी जगह स्टोर हो जाती हैं कि जब उन्हें याद करने का समय आए तो हम उनको रिकॉल कर सकें, यानी ये समझ सकें कि वो कौन सी बात थी या क्या था उस व्यक्ति का नाम। ये समझने की आवश्यकता है, यानी पूरा हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, ब्रेन, उसको कैसे प्रोसेस करता है। क्या मल्टीटास्किंग, तनाव और नींद की कमी, आजकल क्योंकि सभी लोग मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं तो शिफ्ट सिस्टम भी हो गया है, नींद पूरी नहीं होती, क्या ये सभी फैक्टर्स हमारी याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं? क्या इससे हमारी मेमोरी या स्मरण शक्ति पर कोई प्रभाव होता है? ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि यदि हाँ, तो कैसे अपनी मल्टीटास्किंग का प्रभाव हमारी याददाश्त पर ना हो, इसका इंतजाम किया जा सकता है, इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। आजकल मोबाइल फोन्स का बहुत अधिक प्रयोग बढ़ गया है। बच्चे हो या बड़े, सभी मोबाइल पर लगे रहते हैं। स्क्रीन टाइम काफी अधिक हो गया है। क्या मोबाइल्स का अधिक प्रयोग करना या स्क्रीन टाइम ज्यादा होना बच्चों की, किशोरों की और युवाओं की मेमोरी पावर को प्रभावित कर रहा है? कितना प्रभाव होता है मोबाइल फोन्स के अत्यधिक प्रयोग का हमारे मस्तिष्क पर, हमारी मेमोरी यानी याददाश्त पर, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। बहुत से लोग कुछ शिकायत करते हैं कि उन्हें जब जिस समय जो बात याद आनी चाहिए, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ब्रेन फॉग का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत इसकी बात होती है। ब्रेन फॉगिंग क्या है और कौन से कारण हैं इसके लिए जिम्मेदार, ये हम समझेंगे। क्या कुछ मामलों में पोषण की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या डिहाइड्रेशन हमारी मेमोरी को प्रभावित कर सकता है या याददाश्त में कमी का कारण बन सकता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे हार्मोन्स की बात हो या न्यूट्रिशन की, किस तरह से हमारी मेमोरी को प्रभावित करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है यानी याददाश्त कमजोर होने लगी है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर यानी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है? ये समझना आवश्यक है कि क्या मेमोरी पावर का लिंक है हमारी डिसीजन मेकिंग के साथ। हाल ही में बात भूल जाते हैं, यानी जो अभी अभी वर्तमान स्थिति की बातें हैं उसे भूल जाते हैं, लेकिन बहुत पुरानी बातें यदि याद रहती हैं तो इसे सामान्य समझा जाए या फिर कोई समस्या? कब चिंता करने की बात है? कौन से हैं वो असामान्य लक्षण जिन्हें लेकर हमें सतर्क रहना है? क्या स्मार्टफोन पर बहुत अधिक निर्भरता या डिपेंडेंस हमारी मेमोरी को कमजोर कर रहा है? हम छोटी छोटी बातों के लिए चाहे कुछ सर्च करना हो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं। क्या इसका प्रभाव हमारी मेमोरी पर पड़ रहा है? क्या डिजिटल मेमोरीज हमारे जीवन को याद करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव लेकर आ रही हैं? यानी डिजिटल मेमोरीज हमारे लिए कितनी सहायक हैं या क्या प्रभाव है उनका? वर्चुअल रियलिटी में स्मृति के साथ दरअसल होता क्या है?
जब हम बात करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की गई है तो ऐसे में हमारी मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम सभी अपनी स्मरण शक्ति को यानी मेमोरी पावर को बेहतर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए आज का कार्यक्रम देखते रहिए। हम जानकारी की शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट से और ये समझेंगे कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, कैसे होती है किसी भी बात को, किसी भी इंस्टेंस को याद रखने की प्रक्रिया और कैसे बनती है हमारी यादें यानी मेमोरीज। भूलने की समस्या बेहद आम है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन यदि इससे रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होने लगे तो बात चिंता की है। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता एक जटिल प्रणाली है। ये विभिन्न अंगों से संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क मानव शरीर की हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक हो जाती है। आजकल हमारी जीवन शैली काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं को अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, एकाग्रता में कमी, तनाव व अवसाद, नींद पूरी न होना, कुछ दवाएं, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान या हार्मोन का असंतुलन। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क या मानसिक बीमारी होने पर भी याददाश्त में कमी हो सकती है। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। आवश्यक है कि अपने मस्तिष्क को क्रियाशील और सक्रिय रखा जाए जिससे स्मरण शक्ति बेहतर हो। यदि आप भी बार बार बातें भूल जाते हैं और ये भूलने की आदत आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है तो इसे लेकर लापरवाही न करें या इसे मामूली न समझें। एक विशेषज्ञ को दिखाएं और ये जान लें कि सामान्य से लगने वाली ये भूलने की आदत कहीं किसी बीमारी का संकेत तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यादें वो सुनहरी यादें चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान दे जाती हैं। पल पल क्षण क्षण बीत जाती है, जिंदगी हर लम्हे के साथ रहती हैं तो बस यादें रह जाती हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें कुछ याद नहीं रहता, उनकी जिंदगी प्रभावित होने लगती है। कब इसे एक समस्या मानना है और कब जाना है एक विशेषज्ञ के पास, ये सब जानने के लिए हमने विशेषज्ञों को आज यहाँ स्टूडियोज में बुलाया है आपके लिए और आपको ये बताने के लिए कि कैसे हमारी स्मरण शक्ति बेहतर हो सकती है, कौन से कारण हैं जो हमारी मेमोरी हेल्थ को, मेमोरी पावर को प्रभावित कर रही हैं और उसे बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, हेड न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। With over 30 years of experience, her areas of interest are memory problems, dementia, cognitive disorders, epilepsy, sleep disorders, multiple sclerosis and autoimmune system. डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी कई वर्षों से काम कर रही हैं विशेष तौर पर एपिलेप्सी के लिए और कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के लिए। बहुत स्वागत है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर आशीष कुमार दुग्गल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ही इज इन चार्ज हेडेक क्लिनिक एंड ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजी क्लिनिक. He has over 20 years of experience and areas of interest are headache, autoimmune neurology and cognitive neurology. बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष दुग्गल आपका। अब समस्या है तो उसके लिए समाधान भी हमें खोजने हैं। किस तरह के समाधान हो सकते हैं अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और योग कितना सहायक इसमें हो सकता है, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य प्रतिष्ठा जी। आप निदेशक हैं मोक्षायतन योग संस्थान और कई वर्षों से योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही हैं। न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं योग द्वारा सभी को स्वस्थ बनाने के लिए। बहुत स्वागत है आचार्य प्रतिष्ठा आपका।
आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो लोग जो अपने ऑफिस और कामकाज से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होकर बातें भूल जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स में जाते हैं लेकिन पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता, कहते हैं कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, या फिर ऐसे लोग जो अब बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि ये जो भूलने की समस्या है ये तो सामान्य है, यानी नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। इन सब में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या इससे जुड़ी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097031। आप अपने प्रश्नों में ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्मृति यानी हमारी स्मरण शक्ति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रतिष्ठा आपसे ही जान लें। सबसे पहले कहा जाता है कि अच्छी यादों को याद रखा जाए और बुरी को भूल जाए, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो आजकल वो सब कुछ भूल जाते हैं जिसकी हमें उस समय आवश्यकता होती है। कितनी महत्व रखती है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी मेमोरी होना एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए? बिल्कुल किरण जी, आपने आरंभ में ही इतनी सुंदर बात कही। हम इसे योग की भाषा में कहते हैं स्मृति और विस्मृति दोनों वरदान हैं, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमें किस समय किसे प्रयोग करना है तो ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अच्छी मेमोरीज़ को रखें, और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो कटु अनुभव हैं जीवन के उनको पीछे छोड़ते चले जाएं। पर मनुष्य का जो ब्रेन की संरचना है वो ऐसी हुई है कि हो जाता है इसका उल्टा। हम अच्छी मेमोरीज़ को समय के साथ भूलने लगते हैं, जिसमें हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस बहुत काम करते हैं, और हम अपने बुरे अनुभवों को अपने साथ रखते हैं, जिससे हम धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लगते हैं, हम अवसाद में भी आने लगते हैं। पर यदि हम नियमित रूप से योग साधना करें तो हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। जी, और आपसे हम विशेषज्ञ के तौर पर अवश्य समझेंगे विस्तार से कि वो कौन से तरीके हैं, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे जो हमारी बुद्धि क्षमता है न सिर्फ वो बढ़ सकती है बल्कि मेमोरी को भी बढ़ाया जा सकता है क्या, यानी स्मरण शक्ति कैसे तेज की जा सकती है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आज के युग में कितनी बड़ी समस्या के तौर पर आप देख रही हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स होना। एक समय था जब ये कहा जाता था कि अगर किसी की उम्र बढ़ रही है तो बहुत सी सामान्य सी बात है कि अब तो सठियाने लगे हैं या उम्र बढ़ती है तो इसका तकाजा है कि हम सब भूल रहे हैं, लेकिन आजकल तो बच्चे, किशोर या युवा कोई भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल, जो याददाश्त है वो लगभग हम देख रहे हैं कि ये आम कंप्लेंट बन रही है, और युवाओं में भी और यंग लोगों में भी ये याददाश्त की परेशानी हमारे सामने आ रही है। काफ़ी चिंतित होते हैं लोग इससे, और इसके बहुत सारे कारण हैं, पर कारणों से ऊपर पहुंचने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी का प्रोसेस क्या है, मेमोरी कैसे बनती है। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्श के ऑर्गन्स, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श होना या स्मेल आना, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब रिसीव जो सिग्नल हो रहा है उसको ब्रेन में रजिस्टर होना है, एक तरीके से एनकोड होना है। तो वो एनकोडिंग फर्स्ट स्टेज है। उस स्टेज के बाद वो प्रोसेस होता है और वो चीज़ जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। जो एनकोड हुआ है वो कंसोलिडेट होता है या जमता है। ये स्टेज होता है नींद में। थर्ड स्टेज है रिट्रीवल। जो हमने एनकोड किया और जो हमने कंसोलिडेट किया, वो बाद में जब हमको ज़रूरी होता है, हमारी क्षमता होनी चाहिए उसको खींच के निकालने की। जैसे एक बक्से में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कौन सी मेमोरी में कौन सी चीज़ याद करनी है वो रिट्रीवल प्रोसेस से होता है। अब जो हम आज की ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम सब लोग मल्टीटास्क कर रहे हैं, या फिर हमारा जो अटेंशन है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा डिजिटल एक्सपोजर, हमारा जो वर्बल एक्सपोजर या फिर स्टिमुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्पर्श का स्टेज है और एनकोडिंग है, इन्हीं फर्स्ट 2 स्टेजेस में हमारी जो है मेमोरी प्रोसेस हॉल्ट हो रही है। इट डजंट इवन प्रोग्रेस टू कंसोलिडेशन। राइट। और अगर हम कंसोलिडेशन पे आए, नींद काफ़ी कम हो चुकी है,
बच्चे टीनेजर्स, यंग लोग, जबकि सोना चाहिए 7 to 8 आवर्स, सोते हैं 3 या 4 घंटे। वर्किंग पीपल भी वर्क प्रेशर में, चाहे लॉयर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, इनके वर्क आवर्स, स्लीप आवर्स 3 से 4 घंटे हो रहे हैं। जो कंसोलिडेशन फेज है, जिसमें मेमोरी जमती है नॉन रेम स्लीप में, वो भी कम हो रहा है। जो इमोशनल मेमोरीज हैं, जो हमको अपने सिचुएशन से रिलेट करना या समझना, समझाना, एम्पथाइज करना, ये इमोशनल मेमोरीज रेम स्लीप में जमती हैं। रेम स्लीप तो हो ही नहीं रही है। अगर आपकी नींद कम हो जाएगी, आपकी रेम स्लीप भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है हमारी मेमोरी को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग है एक बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा तनाव, और अगर आप रात को जागकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आपको ये लगता है कि 2-4 घंटे सोना ही काफ़ी है क्योंकि हम अपना टाइम ज़्यादा काम में लगा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपकी स्मरण शक्ति को प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। एक कॉलर है फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे साथ, अंकित हैं, कोलकाता से फ़ोन किया है इन्होंने। अंकित जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम, मेरा एज 26 इयर्स है जी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी कुछ भी याद करता हूँ और आफ्टर सम टाइम्स 1 or 2 days के बाद मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, पर याद नहीं होता है जी। और फिर कुछ टाइम के बाद मैं कुछ सामान अगर कहीं रख देता हूँ, फिर याद नहीं आता मैं वो कहाँ रखा था। इसलिए मैम जी, डॉक्टर आशीष, इनके जो सवाल है इसके 2 भाग हैं। पहले समस्या पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि याद किया था, सब आता था, लेकिन जब एग्जाम में लिखने लगे तो माइंड ब्लैंक हो गया। क्या है ये? तो जैसे मैडम ने बोला अभी, जब भी हम मेमोरीज कोई चीज़ याद करते हैं तो पहले उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं, फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम में हम जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, परफॉर्मेंस का एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमको अच्छे नंबर लाने हैं। उस स्ट्रेस की वजह से कई बार हम चीज़ें रिट्रीव नहीं कर पाते। वो कंसोलिडेट तो हो गई हैं, हमने याद तो करी थी जी, परंतु हम उनको निकाल नहीं पा रहे, और उसका मेजर कारण हमेशा रहता है स्ट्रेस। हम बहुत सारी चीज़ें याद करके कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर, इन सब की वजह से हम उनको रिट्रीव नहीं कर पाते ठीक से। तो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जैसे पूरी नींद लेके जाएं। अक्सर बच्चे सारी रात जाग के पढ़ते हैं, 2 घंटे सोते हैं, सुबह फिर उठ के भागते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमको दिक्कत करती हैं। एक प्रॉपर नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है कंसोलिडेशन के लिए मेमोरी की, और अगर हम फ्रेश माइंड से जाएंगे तो हम उसको रिट्रीव भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें। एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा रहता है, उससे बचें। एग्ज़ाम आते रहेंगे, परफॉर्मेंस तब अच्छी होगी अगर हम उसमें बिना स्ट्रेस के, बिना एंग्जाइटी के, प्रॉपर नींद के साथ जाएंगे। जी, ये कहने के लिए अच्छी बात है कि बिना स्ट्रेस के जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनका प्रेशर भी बच्चों पर होता है, और आजकल परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि 99.9% नहीं आए तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो इस जो सोचने की दिशा और दशा है, इस दोनों को ही बदलना पड़ेगा। और साथ ही तनाव को कम करने के लिए, यानी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स के ऊपर, और आपको कुछ और जानकारी देंगे, समाधान भी बताएंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे अपनी स्मरण शक्ति आप बढ़ा सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में याददाश्त की कमी या उसके कमज़ोर होने को कब एक समस्या माना जाए, इस पर आचार्य प्रतिष्ठा जी, हमने समस्या तो समझ ली कि बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि जब उन्हें याद करने की आवश्यकता होती है तब कुछ याद नहीं आता। क्या किया जाए कि ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये कम हो जाए और जब जिस समय पर आवश्यकता है वो कंटेंट याद आ जाए। स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है। जी किरण जी, डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया कि कैसे नींद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी कि जब हम योग की बात करते हैं तो मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए हमें 2 चीज़ों पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है। पहली चीज़ योग निद्रा, यानी यौगिक स्लीप। यौगिक स्लीप में हम कॉन्शियसली अपने बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं और अपने ब्रेन को भी रिलैक्स करते हैं, और सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करते हैं, उसमें हम अपनी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को जागृत करते हैं। दूसरी चीज़, ब्रेन में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाने वाले अभ्यास। और तीसरी चीज़, हमारे फोकस जो डाइवर्ट हो जाता है विशेष रूप से यंगस्टर्स का, उनको मैनेज करने वाले अभ्यास। तो इसमें अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, छात्रों की बात करें, तो हमारे धड़ और ब्रेन के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारी नेक, और वो आजकल हर वक्त झुकी हुई है, एक ही पोजीशन में है, चाहे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो 2-3 प्रैक्टिसेस सभी लोगों को कॉलेज में बैठे बैठे, स्कूल में बैठे बैठे, दफ्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठे हैं, गर्दन को पूरी तरह से पीछे ले जाना और पीछे ले जाकर थोड़ी देर ढीला छोड़ देना, और फिर आगे की ओर ला करके स्ट्रेन नहीं डालना, यहाँ पे ढीला छोड़ देंगे, यानी बहुत आगे झुकाने का प्रयास नहीं करना। तो इस प्रैक्टिस को हम 10 बार दोहरा लें। फिर दूसरे स्टेप में गर्दन को दोनों तरफ साइड में हम 10 बार दोहरा लें। तीसरे अभ्यास में मध्य में ला करके इसको दोनों तरफ हमें ट्विस्ट कर देना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर अंत में चक्राकार मूवमेंट देना। ये ऐसा अभ्यास है जो सभी आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को सर्वाइकल है या नेक पेन है तो वो इसको बहुत माइल्डली, जितना इजीली कर सकते हैं। याद रहे, योग मज़ा है, सज़ा नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, दिन में 3 से 4 बार हमें मुक्त हास विद्यार्थियों को करना चाहिए, यानी अट्टाहास, दोनों हाथों को खोलकर ऐसा करना इंस्टेंटली हमें एक तो स्ट्रेस लेवल्स को लोअर डाउन करता है, दूसरा हमारे ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ा देता है, क्योंकि लंग्स का एक्सपेंशन हो चुका है, और जब आप मुक्त हास करते हैं तो वो आपकी खोपड़ी पर भी उसका प्रभाव डलता है। तीसरी चीज़ हम करते हैं गुंजन गति का अभ्यास। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे ब्रेन पर सीधा सीधा काम करता है, यानी इस स्थिति में हम बैठे, कानों को बंद कर लिया बहुत सहजता के साथ, और गुंजन यानी भंवरे जैसी आवाज़ हमें क्रिएट करनी है। नासिका से सांस लेंगे, नासिका से ही सांस छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज़, और गर्दन को अप एंड डाउन मूवमेंट हमको देना है। यानी इस स्थिति में आए, जितनी देर एक सांस में आप इस ध्वनि को क्रिएट कर सकते हैं करना, फिर कानों को खोल देना। आंख एकदम से नहीं खोलना है, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठेंगे, खोल देंगे। 4 से 5 बार गुंजन गति का अभ्यास, ये जो एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है और साथ में जो ध्वनि आप क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। जी, बहुत सरल अभ्यास जो कहीं भी किए जा सकते हैं, बहुत ही कुछ
क्षणों में आप इनको सरलता से और सफलता से कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ अतुल जी हैं फोन लाइन पर, पटना से कॉल कर रहे हैं। स्वागत आपका अतुल भारद्वाज जी, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल जो आपके पैनलिस्ट से ये है कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, जैसे वो जो खाता है उसके थोड़ी देर बाद उसे उल्टी वापस आ जाती है जो है, तो इस केस में क्या ये ब्रेन को इफेक्ट करता है या ब्रेन की मेमोरी को भी इफेक्ट करता है? इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये मतलब स्टमक और ब्रेन में क्या मतलब कि अगर मान लीजिए पेट की गड़बड़ी है तो मेमोरी को कैसे इफेक्ट करता है? डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आजकल गट ब्रेन एक्सेस की बहुत बात होती है। क्या अगर किसी को GERD है या डाइजेशन मान लीजिए ठीक नहीं रहता, क्या इससे ब्रेन हेल्थ और मेमोरी पर कोई प्रभाव आएगा? बिल्कुल, देखिए हम वो है जो हम खाते हैं और पीते भी हैं तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेमोरी केमिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, उससे भी मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जिसको एसिडिटी है या GERD है वो अक्सर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स सैडली हमारे देश में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। लोग सालों सालों से PPI खा रहे होते हैं, जैसे कि रैनिटिडीन, फैमोटिडीन, एसएमोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल। अब पाया गया है कि अगर ये दवाइयाँ बहुत लंबे स्तर पे यूज़ कर रहे हैं उससे भी मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लंबे तौर पे अगर यूज़ कर रही हैं उससे भी मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा जो हमारे खान पान में है, अगर B12 की कमी है, पर्टिकुलरली ये वेजिटेरियंस में होती है B12 की कमी जी, क्योंकि B12 का सोर्स मोस्टली नॉन वेज फूड में होता है, बट वेजिटेरियन में कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें फर्मेंटेड फूड्स आते हैं। अगर हम फर्मेंटेड फूड्स खा रहे हैं तो B12 की कमी नहीं होगी। नॉर्थ इंडिया में फर्मेंटेड फूड्स का इंटेक कम होता है, इसकी वजह से नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियंस में B12 की कमी होने के कारण भी याददाश्त पे असर पड़ता है। तो इन सब कारणों की वजह से सिंपल डाइजेशन या सिंपल GERD या सिंपल गैस्ट्रिक इश्यूज से भी याददाश्त में परेशानी हो सकती है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस इन्वॉल्व होता है। जी, तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, भूलने की समस्या। लेकिन कब इसको चिंताजनक समझा जाए ये समझना भी आवश्यक है। कई बार छोटी छोटी बातें जिन्हें हम समझते हैं वो एक बड़ा खतरा साबित होती है, क्योंकि इनिशियली यानी प्रारंभिक अवस्था में उसे कहीं ना कहीं लापरवाही से लिया जाता है, या हम ये समझ लेते हैं कि छोटी सी बात है, चलो जाने दो। बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो इन मामलों में गंभीरता को बढ़ा सकती हैं। समझ लेते हैं विशेषज्ञों से कि सोच क्या है और इस सोच में सच्चाई कितनी है। सबसे पहले डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, बहुत से लोगों को लगता है कि भूलना या स्मृति से जुड़ी समस्याएं केवल पुरुषों में ही होती हैं, क्योंकि महिलाओं को तो वर्षों और सदियों तक सब कुछ याद रहता है। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल गलत है। याददाश्त की परेशानी दोनों में होती है, पुरुष और महिला में भी। और जो पुरानी मेमोरी है, जो सदियों का पुराना याद है, वो एक्चुअली याददाश्त की बीमारी या डिमेंशिया में लास्ट जाता है। तो जो रोज़मर्रा की जो याददाश्त है, वर्किंग मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वो पहले जाता है। तो ये गलत धारणा है जी। दूसरी बात कि याददाश्त की कमी आनुवंशिक या जेनेटिक होती है। डॉक्टर आशीष, यानी अगर किसी के फैमिली में इस तरह की समस्या नहीं है तो हमें भी नहीं होगी, क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कई बार ये फैमिलियल जेनेटिक होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हमें नहीं हो सकती है। बहुत कम लोगों में फैमिलियल जेनेटिक हिस्ट्री मिलती है, बाकी ये किसी में भी हो सकती है। ख़ासतौर से अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब भी अल्टीमेटली वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ब्रेन में करती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा धारणा गलत है जी। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आजकल के यंगस्टर्स जो काम कुछ कम करना चाहते हैं, जब एक्सरसाइज के लिए कहिए तो मना कर देते हैं। उनका कई बार ये कहना होता है जब काम नहीं करना होता कि मस्तिष्क को जितना आराम दिया जाए बुद्धि उतनी ही तेज होगी और जो मेमोरी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में?
नहीं, देखिए, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को आराम की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उतनी ही कसरत की भी आवश्यकता है। जब आप शरीर को या ब्रेन को एक्टिविटी देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगा। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है जी। और इसीलिए जो धारणाएं हैं उनको बदलकर न सिर्फ अपनी सोच को बदला जा सकता है, बल्कि जो समस्या है उसकी पहचान भी जल्द हो सकती है। और इसीलिए विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। इसमें एक ऋतु जी का ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि 28 वर्ष की उम्र है और ये अक्सर छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, अधिक तनाव में भी रहती हैं। क्या इसको किसी मस्तिष्क की बीमारी जैसे अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की बात होती है, क्या उसका प्राइमरी सिम्टम माना जा सकता है? पहली बात तो आपसे यही समझ लें कि जो लोग कहते हैं हम कुछ भूल जाते हैं, क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसे हम डिजीज़ कहें? देखिए, जब हम कुछ भूल जाते हैं, कई बार तनाव की वजह से, कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम एक्चुअली उस वक्त चीज़ें रजिस्टर ही नहीं कर रहे होते हैं। जो हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। आमतौर पे जैसे कोई चाबी हमने कहीं रख दी, नहीं मिली, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद उसको ढूंढ लिया, मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रॉब्ली हमारी अटेंशन ख़राब है, हम टेंशन स्ट्रेस की वजह से कोई भी काम में पूरी टेंशन के साथ नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब है जब हम चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आती हैं। कोई चीज़ हमने करी और उसको हम बिल्कुल ही भूल गए, बार बार एक ही चीज़ को हम पूछ रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम करने लगी है, हम कैलकुलेशन में, बैंक अकाउंट मैनेज करने में हमारे को दिक्कत होने लगी है, कोई प्लानिंग करने में हमको दिक्कत होने लगी है, या हम इतना भूल जाते हैं कि हम बिल्कुल याद नहीं कहाँ रखी थी चीज़, हमें ही नहीं मिल रही, हमने कहीं गलत जगह रख दी। तो ये जब ऐसा होने लगे, जब वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने लगे, तब तो ये मेमोरी डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु अगर हम इतने स्ट्रेस में हैं कि हम बार बार भूल रहे हैं, तो फिर हमको तब भी उस स्ट्रेस का कारण क्या है ये हमको देखना चाहिए, और अगर हमको मुश्किल हो रही है तो हमको उसके लिए भी मदद लेनी चाहिए, हमको किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जी, और फिलहाल शेखर गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। शेखर जगताप बोल रहा हूँ नवी मुंबई से। जी। मेरे पिताजी की उम्र है 88 ईयर। अभी वो बहुत उनकी याददाश्त कम हो चुकी है। वो मतलब 1 मिनट पहले की बात भी भूल जाते हैं, एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। जी। वो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अभी रिटायर होने के बाद भी उनको अभी लगता है कि मैं ड्यूटी पे ही हूँ, रिटायर नहीं हुआ हूँ। वो बोलते हैं मैं अभी काम पे जाने वाला हूँ, या फिर कहते हैं मुझे गाँव जाना है। ऐसा ये बहुत बार बार होती है। रात को उठ के भी वो मतलब थैली भर के, बैग भर के निकल पड़ते हैं। जी शेखर जी, क्या आपने किसी विशेषज्ञ को, डॉक्टर को दिखाया है? विशेषज्ञ को तो नहीं दिखाया था, लेकिन नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने बताया कि उम्र के साथ याददाश्त मतलब कम होती है, लेकिन अभी फिलहाल वो मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुका है। डॉक्टर आशीष, क्या इसे सामान्य माना जाए, यानी बढ़ती उम्र के साथ जो ये बता रहे हैं, क्या वो सामान्य हो सकता है? देखिए, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम होती है, परंतु जैसे ये बता रहे हैं कि वो एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं, रात में उठ के उनको नींद नहीं आती है, तो जब ऐसे सिम्टम हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे वो अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ जो हैं लाइफ की वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं मेमोरी की वजह से, तो ये सब डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। और इसको हम आम एज के साथ होने वाला जो मेमोरी लॉस है, हम इसको वो नहीं कह सकते। क्या एडवाइस करेंगे आप इन्हें? इनको किसी से मिलना चाहिए विशेषज्ञ से, और कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं देखने के लिए कि ये क्यों है। इस उम्र में ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं जिनको इस तरह की मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर अल्जाइमर्स ही निकलते हैं, परंतु कुछ रिवर्सिबल कॉजेज़ भी होते हैं। और कई बार जैसे डॉक्टर मंजरी मैम ने बोला अभी कि हमारा न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे B12 की कमी की वजह से, थायराइड की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारी मेमोरी के ऊपर असर पड़ सकता है। जी। तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और उनकी जो बिहेवियर इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जी। तो इनको एक विशेषज्ञ से मिलकर इसको डिस्कस करना शेखर जी, बहुत ज़रूरी है कि विशेषज्ञ को दिखा लें, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं, और अगर समस्या का समाधान चाहिए तो कारण पता करना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक विशेषज्ञ को दिखाकर ये जान लें कि ये जो समस्या आपके पिताजी को आ रही है, इसका कारण क्या है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, किस तरह से समझाना चाहेंगी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी? और आपने डिस्कशन में ये भी कहा कि पूरा एक प्रोसेस है कि हमने स्टोर किया, फीड किया, लेकिन जब आवश्यकता है उसका रिट्रीवल का भी एक पूरा प्रोसेस होता है।
कैसे, कहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जो लापरवाही छोटी छोटी होती है वो ना हो, जिससे जब जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है उसको रिट्रीव किया जा सके? बिल्कुल, जो जैसे मैंने समझाया कि पहले हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, रजिस्टर करते हैं या इनकोड करते हैं, तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हों, जैसे आजकल एक शब्द है डूम स्क्रॉलिंग, जो हम मोबाइल पे लगातार ही कोई ना कोई आइटम को हम देखते रहते हैं, तो उसमें हम सिर्फ देख रहे हैं, उसको जो है रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन याद नहीं रहेंगी। चाहे आपने जोक सुना हो उस पर या फिर कोई विजुअल देखा, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टेज में ही छूट जाती हैं। अगर हम चीज़ों को ध्यान देके, अटेंशन देके उनको देखें, थोड़े समय दें उसमें और उसको फिर हम रिवाइज़ करें, रिवीजन के बाद वो इनकोडिंग से फिर वो कंसोलिडेशन में जाती हैं, जहाँ पे अगर हमारी नींद अच्छी हो, पर्टिकुलरली अगर हम 7-8 घंटे सो रहे हैं और नींद से इंटरफेयर करने वाली चीज़ें ना हो, जैसे इंसोम्निया की बीमारी या स्लीप डेप्रिविएशन या फिर डिप्रेशन, ये या फिर स्लीप एपनिया, इन सारी चीज़ों में हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है। तो जो इनकोडिंग से शॉर्ट टर्म मेमोरी में या वर्किंग मेमोरी में और उसमें वो मेमोरी नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हम अगले दिन उठेंगे, जैसे एग्ज़ाम के लिए जाना हो तो हम ब्लैंक होंगे। इसीलिए हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले क्रैश कोर्स करने लगेंगे, एक दिन में सारी चीज़ पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। आपको रिपीटेड लर्निंग करनी है, क्योंकि मेमोरी का जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का प्रोसेस होता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन मतलब एक ही चीज़ का हमको बार बार एक्सपोजर हो, तो हर बार एक्सपोजर में आप कोई नई चीज़ उसमें से याद रखेंगे एंड इन टोटलिटी अगर आपने उसको 3-4 बार रिवाइज़ किया हो तो 5वीं बार आप रिट्रीव भी अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत पर्टिकुलर है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एक महीने पहले प्रिपरेशन करना छोड़ दें। जो उसी दिन आपको क्लास में, कॉलेज में पढ़ाया गया है या आपने देखा है, सुना है, आप आके घर में उसी दिन पढ़िए और करीब उसको 3-4 बार रिपीट करिए अगले 3-4 हफ्तों में, और फिर आप एग्ज़ाम के पहले 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ें तो आपका रिट्रीवल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन हो चुकी होगी। बदकिस्मती से आजकल बच्चे बहुत सोशली एक्टिव हैं, मल्टीमीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल ग्रुप्स पे एक्टिव हैं, तो वो ये जो फर्स्ट स्टेप है बार बार पढ़ना एक चीज़ को अगले 2-3 हफ्तों में जब सिखाया जाता है वो नहीं करते हैं। उसमें एक और सुपीरियर टेक्निक है, जैसे आपको पता है आपकी टीचर आज क्लास ले रही है, आज क्लास ले रही है प्लांट किंगडम पे, तो अगर आप एक दिन पहले प्लांट किंगडम के बारे में कुछ पढ़ के गए हैं और फिर वो क्लास में बैठते हैं तो यू विल बी एबल टू अब्जॉर्ब मोर, योर रिसेप्शन एनकोडिंग विल बी मोर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। एक मिथ है कि मेमोरी इंप्रूविंग सब्सटेंसेस लेने से मेमोरी इंप्रूव होगी, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी ऐसी मेमोरी इंप्रूविंग सब्सटेंस नहीं है और दवाइयाँ नहीं हैं जिससे मेमोरी इंप्रूव हो अनलेस की डिजीज स्टेट हो। कुछ हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेद में, जैसे ब्रह्मी है, ब्रह्मी से मेमोरी या ये जो इनकोडिंग और कंसोलिडेशन इंप्रूव होती हैं। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो नींद को इंप्रूव करते हैं, जैसे अश्वगंधा, जटामांसी, इनको लेने से जो आपकी कंसोलिडेशन है ये इंप्रूव हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो आजकल बच्चे मेमोरी एनहांसर्स वगैरह ले रहे हैं, इनमें कोई सब्सटैंशियल रिसर्च या नॉलेज नहीं है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर दीपक जी हैं। स्वागत है आपका दीपक जी, पूछिए सवाल। जी, मेरा सवाल है कि बार बार चश्मे का भूल जाना या पर्स का भूल जाना या किसी का नाम याद नहीं रहना, उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना सामान्य है या बीमारी है? जी, कौन सा विटामिन याददाश्त के लिए जरूरी है? जी, डॉक्टर आशीष क्या कहना चाहेंगे इन्हें? हालांकि आपने इसका जिक्र पहले भी किया था। जैसे किसी का नाम भूल जाना, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिन पहले मिले, हम नाम भूल जाते हैं, पर अक्सर थोड़ा ध्यान दें,
थोड़ा ज़ोर लगाएं तो नाम याद आ जाता है। परंतु हम बहुत, जैसे अगर हम बहुत कॉमन चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, जैसे जो हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं पर फिर भी हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा, जैसे मान लीजिए फल है, सेब है, हम सेब का नाम नहीं बोल पा रहे, तो ये जब ऐसी सिम्टम लगने लगे कि ऐसी कॉमन चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हम नाम भूलने लगे, तो ये चिंता का विषय है। तो इसलिए उम्र के साथ थोड़ी मेमोरी कम होती है। एक कॉन्सेप्ट रहता है कॉग्निटिव रिजर्व का, कि हम जो पूरे ज़िंदगी में जो भी एजुकेशन है, जो भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब एक बैंक बैलेंस की तरह बन जाता है, और जिसका बैलेंस ज़्यादा है उसको उतनी ही लेट दिक्कत होगी। अगर उनको डिमेंशिया की पैथोलॉजी है तो उनका जो सिम्टम्स हैं वो उतने ही लेट आएंगे जी। और वैसे भी अगर हम जैसे अभी हम कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ करें रादर देन सिर्फ हम जो स्क्रोलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, जिसके लिए कहा भी गया है कि ब्रेन रॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसकी बजाय हम ऐसी चीज़ें करें जो रोज़ हमारी ब्रेन को, जैसे मैडम ने बोला, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लिए हमारे ब्रेन को एक्टिव रखें और हम सोएं टाइम से, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। जी, आचार्य प्रतिष्ठा जी, क्या बताना चाहेंगे, योग में क्या कुछ किया जा सकता है अपनी मेमोरी को एनहांस करने के लिए? ओम के ऊपर एक रिसर्च आई थी, गायत्री मंत्र की भी बात होती है, क्या ऐसा करने से हमारी मेमोरी पर, ब्रेन पर कुछ इफेक्ट होता है? क्या बताना चाहेंगी? बिल्कुल किरण जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा ने ब्रेन दिया है। हम यौगिक भाषा में इसे आज्ञा चक्र से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये आज्ञा देता है पूरे शरीर को। और आज जब हम देखते हैं हमारे लाइफस्टाइल को, तो ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट हो गया है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हमारा सोने का समय नहीं है, जगने का समय नहीं है। आपने प्रणव उच्चारण की बात की, गायत्री मंत्र की बात की, मंत्रोच्चारण, इसको हम मंत्र थेरेपी पूरी की पूरी होती है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी ब्रेन की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए। इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब हम भारत योग का एवरीडे शेड्यूल करते हैं ना, तो जब हमने सिर्फ कहीं से देख करके ले लिया तो हम प्रतिदिन सेम कर रहे हैं, पर जब हम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने आश्रम में कराते हैं तो एवरी डे हम एक नया रूटीन देते हैं, ताकि जो करने वाला प्रैक्टिशनर है वो उसके साथ, अभ्यास के साथ अपने ब्रेन को भी यूज़ करे। इसी तरह से शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, ये भी बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने बुद्धि को, बौद्धिक क्षमताओं को और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। और जब हम अभ्यास की बात करें तो सिर्फ 2-4 चीज़ें भी अगर हम अपने डे टू डे रूटीन में अपना लें, जैसे समय से जगना, समय से सोना। अगर आपको नींद आ रही है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है हमारे शरीर में मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, दोनों हार्मोन, सब जानते हैं, एक स्लीप हार्मोन है, एक स्ट्रेस हार्मोन है, एक बार आपको नींद ज़रूर आती है, लेकिन उस वक्त आप क्या करते हैं, आप या तो मोबाइल देखने लगते हैं या टेलीविज़न देखने लगते हैं। वी डोंट रियलाइज़ दैट अगर हमें नींद आ रही है तो हाउ ब्लेस्ड वी आर। तो समय से सोइए, समय से जगिए, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा अभ्यास कीजिए, थोड़े से मंत्रोच्चारण कीजिए, प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए। आहार, जितना आप सात्विक आहार लेंगे आप उतने स्वस्थ रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मशीनों के साथ रहेंगे, मशीन बनते जाएंगे। थोड़ा सा बंद कमरों से बाहर निकलिए, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। कम से कम 20 मिनट पंच तत्वों के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ हमें समय बिताना चाहिए। घास पर थोड़ी देर नंगे पैर चलिए, सूर्य की किरणों को आने दीजिए। और भोजन में विशेष रूप से बच का प्रयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे लोग खाना खाते हैं, उसके बाद कोई तंबाकू ले लेता है, कोई चीज़ मुंह में डाल लेता है। आप भोजन के बाद थोड़ा सा बच मुंह में डाल लीजिए और उसे चूसते रहिए। आप देखेंगे इसका अद्भुत परिणाम यंगस्टर्स में भी, वृद्ध लोगों में भी, हमारे मेमोरी को इन्हांस करने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपना करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। बहुत सुंदर। एक कॉलर हमारे साथ हैं फिलहाल फोन लाइन पर, भोपाल से कॉल कर रहे हैं प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या है आपका सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी टीम से जी कि कई बार अपन देखते हैं कि यंग एज में भी क्या होता है, कभी कभी मेमोरी चली जाती है। कुछ चीज अपन उठाकर या स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जो भी टेंशन होता है, तो तुरंत के लिए मेमोरी चली जाती है और 2-5 मिनट बाद मेमोरी जो है वापस आ जाती है, वो चीज याद आ जाती है कि यहाँ पे ये रखी हुई। लेकिन एजिंग के साथ जो मेमोरी का लॉस होता है उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है फिर से रिवर्स होना है।
तो इसका क्या कारण है? एक तो ये बताइए, एक मिनट में। और इसमें साइंस में कोई ऐसी रिसर्च चल रही है क्या, मेडिकल साइंस में, कि जिसकी वजह से मेमोरी को जो है एनहांस किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके? और दूसरा बात ये है कि योग में कितने समय से मेमोरी को रिकवर करने के लिए काम चल रहा है और उसका क्या फीडबैक है मार्केट में? तीसरा सवाल क्या पूछा आपने? योग में जी ठीक है, योग से मेमोरी को कितना इम्प्रूव किया जा सकता है? ठीक है, 3 प्रश्न हैं इनके। रिसर्च हुई है, उसके फीडबैक क्या है मार्केट में? राइट। डॉक्टर आशीष, पहला सवाल कि समय पर कुछ याद नहीं आता, ब्रेन फॉगिंग भी आजकल बहुत कॉन्सेप्ट जो है बात होती है इस पर, ये क्या है और क्या इसको ये संकेत माना जाए कि आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को समस्या हो सकती है? देखिए, जो जिन लोगों को जैसे समय पे जो याद नहीं आता, कई बार जैसे इन्होंने भी बोला स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस सब की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन फॉग भी एक कॉन्सेप्ट है जो खास तौर से कोविड के बाद बहुत उसमें आया है, कि जिनको कोविड हुआ उनको बाद में ब्रेन फॉग होने लगा। तो ये हो सकता है, और कई बार ये हम अपना स्ट्रेस, एंग्जाइटी कंट्रोल करें तो ठीक हो सकता है, परंतु कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको ऐसे दिक्कत है, अगर वो कई बार वो हो सकता है कि डिमेंशिया की शुरुआत ही हो। तो इसके लिए पहले स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम करें, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर एक बार विशेषज्ञ से मिल लें। राइट। इनका जो दूसरा प्रश्न था डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी की, मेमोरी एनहांस करने के लिए एआई का उपयोग या कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिससे मेमोरी के लिए या तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, इसको भी जोड़ देते हैं साथ में कि प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने में यानी डायग्नोसिस में भी काम आ सकती है, या मेमोरी बढ़ाने की भी बात कर रहे थे ये? बिल्कुल, मेमोरी इन्हांस करने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी थेरेपी सेट्स भी हैं। इसके अलावा जो है कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एम्स में जो हमने शोध किया है उसमें योग निद्रा पाया गया है कि ये पर्टिकुलरली फेज़ 3 स्लीप को इम्प्रूव करती है। और एक अगर हम करीब 20 मिनट से 30 मिनट्स योग निद्रा मॉर्निंग टाइम में करें तो रात में जो है अच्छी नींद आती है और इंसोम्निया इम्प्रूव होता है, ये हमारी शोध ने दिखाया है। जी, और आचार्य प्रतिष्ठा जी, जो इनका एक और सवाल था कि योग कितना उपयोगी हो सकता है, सहयोगी हो सकता है हमारी मेमोरी को एनहांस करने में, और क्या ऐसा किया जा सकता है कि मान लीजिए लगता है किसी की मेमोरी जो है फेड होने लगी है इनिशियली, या व्यक्ति को लगता है कि मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो योग के माध्यम से इस समस्या को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, और हमने किया भी है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, योग निद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसके अलावा ऐसी प्रैक्टिसेस जो ब्लड के फ्लो को खोपड़ी की तरफ बढ़ाने वाली है और ऑक्सीजन के प्रवाह को खोपड़ी की ओर बढ़ाने वाली है, उनका अभ्यास करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सुनते ही आप सीधा शीर्षासन लगा लेंगे। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार तो बहुत हल्की प्रैक्टिसेस से शुरू करें, माइल्ड प्रैक्टिसेस से शुरू करें, किसी गुरु के सानिध्य में, विशेषज्ञ के सानिध्य में अभ्यास करें, और जितनी शरीर की क्षमता है उससे धीरे धीरे आप स्टार्ट करके फिर एडवांस प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं। और इसमें बहुत एडवांस प्रैक्टिसेस में आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप दैनिक रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, जो आपको 2-3 चीज़ें हमने इसी ही कार्यक्रम में बताई, गर्दन की प्रैक्टिसेस, अट्टहास का अभ्यास और योग निद्रा का नियमित अभ्यास। प्रकृति के सानिध्य में समय ज़रूर बिताइए। हम बहुत इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि सूर्य की किरणों में बैठना, हरी घास पर थोड़ी देर चलना और फ्रेश एयर को ब्रीथ करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त की कमी या कमजोरी के बारे में। मेमोरी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और क्या समाधान है, विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एमडीएच कसूरी मेथी लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर एमडीएच कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है,
अम्मा यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स पर। हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर आशीष दुग्गल, आचार्य प्रतिष्ठा जी। कुछ और जानकारी ले लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। डॉक्टर मंजरी, पहला सवाल आपसे, क्या भूलना हर मामले में अल्जाइमर या डिमेंशिया ही होता है? बिल्कुल नहीं। इनमें से कौन से कारक हमारी मेमोरी को प्रभावित कर सकते हैं? डॉक्टर आशीष, अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस या डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज? ये सभी प्रभावित कर सकते हैं। जी। आचार्य प्रतिष्ठा जी, बहुत से लोगों को लगता है कि चाय, कॉफी और स्मोकिंग से उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्या मेमोरी भी तेज होती है? ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, मेमोरी लॉस अगर क्या व्यक्ति को हो रहा है तो उसकी डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है? अगर मेमोरी लॉस डिमेंशिया के कारण हो रहा है तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इंटरफियर हो सकती है, क्योंकि वो दिमाग के सामने का भाग जो फ्रंटल लोब है उसका फंक्शन है। जी। क्या सुडोकू पजल्स खेलना, ब्रेन एक्टिविटी अधिक करना ब्रेन मेमोरी की समस्याओं के खतरे को कम करता है? डॉक्टर आशीष, बिल्कुल, ये हमारा कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ाता है और ये बहुत फायदेमंद है। आचार्य प्रतिष्ठा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जितनी बातों को भूल जाएं उतना ही अच्छा है, झगड़े कम होते हैं। उनको भूलिए जो भूलने वाली हैं, पर जो याद रखने वाली हैं वो याद रखनी चाहिए। डॉक्टर मंजरी, कीटोजेनिक डाइट बहुत सी समस्याएं, अल्जाइमर्स के लिए भी कहा जाता है उपयोगी है। क्या मेमोरी बढ़ाने के लिए कीटोजेनिक डाइट का प्रयोग किया जा सकता है? उपयोगी है? पाया गया है कि थोड़ा बहुत फैट, पर्टिकुलरली जो हम घी लेते हैं और कीटो में फैट जरूर ज़्यादा होता है, ये मेमोरी को स्टेबलाइज करता है। अगर बचपन से अपनी मेमोरी या याददाश्त को बढ़ाना है तो मेमोरी एनहांसर सप्लीमेंट्स लेना उपयोगी हो सकता है क्या? डॉक्टर आशीष, नहीं, ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से अपनी मेमोरी पावर को बेहतर कैसे किया जाए, यानी योग का महामंत्र क्या होगा आचार्य प्रतिष्ठा जी? हमने जैसा कहा, एक दैनिक दिनचर्या बनाइए, समय पे सोइए, समय पे जगिए, 24 घंटे में से 24 मिनट अपने योगाभ्यास को दीजिए, ध्यान का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। क्या कहना चाहेंगे संदेश के तौर पर डॉक्टर आशीष, किस तरह से एआई हम सभी को स्मार्ट बना रहा है या हमारी मेमोरी को प्रभावित कर रहा है? देखिए, एआई एक अच्छी चीज़ है, पर उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना वो हमको स्मार्ट नहीं बनाएगा। हमें अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और उसके लिए जैसे पढ़ना, सुडोकू, चेस, ये सारी चीज़ें एआई पे कुछ मिनिमम यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी है, लेकिन उसका अत्यधिक यूज़ हमको जी शायद डम बनाएगा। राइट। डॉक्टर आचार्य प्रतिष्ठा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हम सभी को, युवाओं को, किशोरों को और वो तमाम लोग जो बहुत अधिक स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं, स्मार्टनेस कहीं खो रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, बट अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस को मेंटेन रखिए, अपने इंटेलिजेंस को, अपने इमोशंस को मेंटेन रखिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जिए। और विशेष रूप से अगर आप, क्योंकि हमारा 2 मिलियन का सोशल मीडिया परिवार है, अगर रील स्क्रॉल करते हैं, देखने का मन है, तो फिर भी लॉन्ग वीडियोज़ देखिए जिससे कोई जानकारी आपको प्राप्त हो, ना कि शॉर्ट वीडियोज़। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, इस खतरे को समझना और इससे खुद को बचाना कितना और कैसे आवश्यक होगा? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम हैं, अगर हम मनुष्य हैं
और किसी भी तरीके से दूसरे प्राणियों से अलग हैं, वो हमारी ब्रेन की वजह से है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो हम बढ़ाएं, न कि उसको घटाएं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर आशीष दुग्गल, आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप सभी विशेषज्ञों का। विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि स्मरण शक्ति यानी हमारी मेमोरी पावर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो किशोर, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स स्मार्टफोन्स का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो ये समझ जाएं कि ये स्मार्टफोन आपके ब्रेन की स्मार्टनेस को कम कर रहा है, यानी आपके मेमोरी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। यदि आप क्रैश कोर्स करते हैं जल्द कुछ सीखने के लिए तो ये आपकी मेमोरी पावर सिस्टम के प्रोसेस को क्रैश कर सकता है। इसलिए अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है, प्राकृतिक प्रयोगों को उपयोग करना है अपने जीवन में और अपने आहार, विहार, विचार, व्यवहार के साथ संस्कारों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि इसी से आपकी जो मेमोरी पावर है यानी स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपको अपनी बातें याद करने के लिए किसी स्मार्टफोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपनी मेमोरी का, यादों का ख्याल रखिए और स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहे, इसके लिए अपने रिलेशंस को मधुर बनाते रहिए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का सिलसिला आज यहाँ पर रोकेंगे और टोटल हेल्थ के माध्यम से आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।